माई सेल्फ A.K. यादव, AX फिजिक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। आज जो हम हैं हिंदी माध्यम के 12th के फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, जो NCERT पैटर्न पे आधारित होगा। साथ में नीट, जी मीन्स, IIT सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित होगा। हम आज भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम शुरुआत करते हैं इंटर भौतिकी। यह जो है हिंदी भाषी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। हम शुरुआत करते हैं अध्याय 1। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब हम इस अध्याय में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम शुरुआत करते हैं इसकी आर्टिकल 1। ये पहली आर्टिकल है स्थिर वैद्युतिकी। जिसको अंग्रेजी में हम लिखें तो अंग्रेजी का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर वैद्युतिकी जैसे नाम है, स्थिर अवस्था में वैद्युत मिलना। जैसे अंग्रेजी शब्द को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज का मतलब हिंदी में क्या है? आवेश। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिर बोलते हैं। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा, मतलब हम क्या देखते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, जिसके अंतर्गत एक कौन सा आवेश है? स्थिर आवेशों, जो स्टेशनरी चार्ज है, मतलब स्थिर आवेशों पर लगने वाले बल का, क्षेत्र का तथा विभवों का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैट था, इसमें दो वर्ड थे, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेशों पर लगने वाले बल, क्षेत्र तथा विभवों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम
स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करते हैं। अब हम बात करेंगे घर्षण वैद्युतिकी। घर्षण वैद्युतिकी या इसका दूसरा नाम है आवेशन। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग। देखें, अगर हम पुराने जमाने में देखें तो जो औरतों की साड़ियों, पॉलिस्टर के जो कपड़े होते थे, ऊनी कपड़े होते थे, ऊनी कपड़े से चिंगारियां निकलती थी। एक्चुअल में ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनके अंदर एक प्रॉपर्टी थी जिसे हम आवेशमय कहते थे। जैसे हम क्या करते थे, कपड़े को रब करते थे, ऐसे करते थे, तो हम देखते हैं कि जैसे हमने क्या किया, कोई भी चीज रब करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसका मतलब कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, कौन सा गुण आ गया कि छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है। यही प्रॉपर्टी जो है आवेशन कहलाने लगी। अब हम बात करते हैं जब निश्चित पदार्थों, हम जब देखते हैं जब निश्चित पदार्थों अब जैसे कुछ निश्चित पदार्थ हैं, जैसे ग्लास की छड़ तथा रेशम, पॉलीथीन तथा ऊन आदि को आपस में रगड़ने पर ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े, घास के तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन पदार्थों को आवेशमय कहते हैं। इन पदार्थों को आवेशमय का मतलब इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं तथा इस घटना को घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। मैंने इस प्रकार हमने देखा कि ये जो पदार्थ आपस में रब किए गए, ये छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगे। इसका मतलब इनके अंदर एक गुण आ गया जिसे के कारण इनको हम आवेशमय कहते हैं, और इसी घटना को हम घर्षण वैद्युतिकी कहते हैं। तो अगर हम देखें, हमें अब पता है कि ऐसा क्यों हुआ। हमें पता है कि कोई परमाणु है, कोई एटम है, उसके 3 फंडामेंटल कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और जो है चारों तरफ घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर रहते हैं। तो आवेशन के लिए कौन सा उत्तरदायी है? बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि आवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। हमने देखा कि आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने यह देखा कि आवेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, न कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं तथा नाभिक क्या होता है? सघन और दृढ़ होता है। नाभिक सघन व दृढ़ होता है, जो टूट नहीं सकता है, जो टूट नहीं सकता है। हमने यह देख लिया कि जब निश्चित पदार्थों को आपस में हमने रगड़ा था तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। यह घटना जो थी क्या थी? आवेशन थी। अब हम बात करते हैं कि जो आवेशन है, जो घर्षण वैद्युतिकी है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। क्यों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर रहते हैं, नाभिक सघन और दृढ़ होता है, जिससे हम तोड़ नहीं सकते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक ऋण आवेश है, जिस पर ऋण आवेश होता है। इस प्रकार हम देखेंगे जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां धन आवेश मिलेगा, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां ऋण आवेश मिलेगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे हम बढ़े कि अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक आए, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, सन, ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। सन 1750 में बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बता दिया कि जो आवेश हैं वह दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। क्या वो प्रयोग था? प्रयोग 1। प्रयोग जो पहला प्रयोग था, गिलास की छड़ को क्या किया? रेशम। उन्होंने जो गिलास की छड़ दिया
उसको रेशम से रगड़ा, गिलास की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, गिलास की छड़ लिया और रेशम से क्या किया, रगड़ दिया, तो उसने क्या देखा अपने इस प्रयोग में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां जा रहे हैं, गिलास की छड़ से रेशम में जा रहे हैं। मतलब यहाँ क्या है, स्थानांतरण, किसका स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है कहां से कहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है गिलास की छड़ से रेशम पे जा रहे हैं। तो उसने ये बताया कि जो गिलास रॉड पे आवेश मिलेगा, कैसा आवेश मिलेगा, जो गिलास रॉड पर क्या उसने देखा कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी देखी गई, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी देखी गई, और यहाँ जो देखा गया इलेक्ट्रॉनों की अधिकता देखी गई। माने गिलास की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, जबकि रेशम पर, जो रेशम है रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, तो गिलास की छड़ पे जो चार्ज मिला, कैसा चार्ज मिला, पॉजिटिव धन आवेश मिला। मतलब यहाँ चार्ज जो है शून्य से ज्यादा मिला। जो सिल्क पर आवेश मिला वो क्या मिला, ऋण आवेश मिला। मतलब यह चार्ज क्या मिला, लेस देन 0 मिला। यहां हम देखेंगे कि यहां जो है इसका द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान या संहति क्या होगी, घटती है। यहाँ द्रव्यमान क्या होता है, यहाँ जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होगा, घटता है। और यहाँ जो हम देखेंगे द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ द्रव्यमान घटता है, यहाँ द्रव्यमान बढ़ता है। अब रही बात कि कितना मास यहाँ बढ़ेगा, तो N इंटू ME, और यहाँ कितना, यहाँ घटा कितना, N इंटू ME, यहाँ द्रव्यमान कितना बढ़ा, N इंटू ME। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ME किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻³ kg होता है। इस प्रकार हमने इस प्रयोग में देखा, जैसे गिलास की छड़ को रेशम से हम रगड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो गिलास की छड़ से रेशम में होता है। गिलास की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जबकि रेशम पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो गिलास की छड़ पे जो आवेश मिलता है वह धन आवेश कहलाया, जो यहाँ आवेश मिला वह ऋण आवेश कहलाया। दूसरा प्रयोग भी इसी प्रकार था। दूसरा प्रयोग, अगर हम ऊन को हम क्या करते हैं, रगड़ने, ऊन को किससे रगड़ा जाए, पॉलीथीन से। ऊन को अगर पॉलीथीन से रगड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं, मान लो कि N इलेक्ट्रॉन है जो ऊन से पॉलीथीन में जा रहे हैं। तो ऊन पर क्या देखा गया, ऊन पर जो मिलेगा, ऊन पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी देखी गई, जबकि पॉलीथीन पर क्या देखा गया, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता देखी गई, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता देखी गई। तो मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ धन आवेश मिला, जबकि यहाँ ऋण आवेश मिला। धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के हो गए, अमेरिकन साइंटिस्ट ने बता दिया कि आवेश 2 प्रकार के हो गए। मतलब कौन कौन आवेश हो गए,
आवेश आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन आवेश इसमें प्रयोग से मिला? एक आवेश है धन आवेश। धन आवेश मतलब अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज। अंग्रेजी में कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या कहेंगे? तथा दूसरा जो है ऋण आवेश। अंग्रेजी में क्या होगा? इसको बोलेंगे निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। हमने बेंजामिन ने यह हमें बता दिया कि आवेश दो प्रकार के हो गए, एक धन आवेश हो गया और एक ऋण आवेश हो गया। इस प्रकार हम अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कि आवेश दो प्रकार के मिल गए, लेकिन आवेश दो प्रकार के किस तरह से मिले यह हमें बताना होगा। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने ये देखा कि जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की, अतः इलेक्ट्रॉनों की कमी से धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यह हमें याद रखना होगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी से हमने क्या देखा? धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस पेज को, इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लें। वैद्युत आवेश के गुण। अगला हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के क्या गुण हैं ये हमें पढ़ना होता है। तो वैद्युत आवेश में देखें, सबसे जो पहला गुण है वैद्युत आवेश का, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि वैद्युत आवेश का क्या क्या गुण है, अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो पहला पॉइंट है कि वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश एक अदिश, अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब स्केलर क्वांटिटी, यानी वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है, यानी सिर्फ इसके पास परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। और ये क्या हो सकता है? यह धनात्मक, धनात्मक कब होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यानी किसी भी बॉडी का आवेश क्या हो सकता है? धन हो सकता है, ऋण हो सकता है या शून्य हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका स्थायी मात्रक क्या होता है।
आवेश का एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक है, मात्रक क्या होता है? कूलाम। और कूलाम को क्या करते हैं? प्रतीक, एक प्रतीक है, एक संकेत है, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। तो वैद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया, जिसका प्रतीक क्या है? सी हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसकी बीमा क्या होती है। तो इसका बीमा हम जानते हैं, अतः धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। इसका मतलब क्या है? I बराबर Q बाई टी। तो आवेश की जो बीमा आएगी, I की बीमा इंटू टी की बीमा, मतलब धारा की बीमा A और समय की बीमा T। तो वैद्युत आवेश की बीमा क्या हो गई? तो AT हो गई। इसका मतलब जो है, एक कूलाम को क्या लिख सकते हो? एक कूलाम का मतलब 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। मतलब एक कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड हम लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आवेश के अन्य मात्रक, जो हमें न्यूमेरिकल में, जो हमें आंकिक प्रश्न में जरूरत पड़ती है। अन्य मात्रक क्या है? अन्य मात्रक, आवेश के अन्य मात्रक क्या हो सकते हैं? जैसे हम बात करें 1 मिली कूलाम, मिली कूलाम, मिली कूलाम का मतलब m इंटू सी। एक मिली कूलाम में, मिली जहां भी लगता है, 10 पावर माइनस 3 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम का मतलब 1 माइक्रोन का सिंबल है, म्यू है, म्यू से लिखते हो। जब माइक्रो आ गया तो 10 पावर माइनस 6 कूलाम। जैसे माइक्रोमीटर लिखते थे, 10 पावर माइनस 6 मीटर। 1 नैनो कूलाम, नैनो कूलाम का मतलब 1 NC 10 पावर माइनस 9 कूलाम। 1 पिको कूलाम, पिको कूलाम मतलब 1 PC 10 पावर माइनस 12 कूलाम। तो इस प्रकार हमने आवेश की यह प्रॉपर्टी पढ़ लिया कि वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। यह धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। इसका ईसाई मात्रक कूलाम होता है। कूलाम को प्रतीक सी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बीमा कैसे निकालेंगे? धारा बराबर आवेश बटे समय, I बराबर Q बाई टी। तो Q बराबर I इंटू टी। इसका मतलब कि जो आवेश की बीमा मिलेगी, A इंटू टी मिलेगी। इसका मतलब कि एक कूलाम को 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड लिख सकते हैं। अन्य मात्रक में हमने देखा कि मिली कूलाम 10 पावर माइनस 3 कूलाम, माइक्रो कूलाम 10 पावर माइनस 6 कूलाम, नैनो कूलाम 10 पावर माइनस 9 कूलाम और पिको कूलाम मतलब 10 पावर माइनस 12 कूलाम होते हैं। तो इस प्रकार आप इसे नोट कर लें।
अब हम आवेश की दूसरी प्रॉपर्टी में आते हैं, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सपोज करें, अगर कोई घर बना है तो घर की जो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? ईंटों से मिलके बना है। इसी प्रकार जो कोई आवेश है छोटे छोटे आवेशों से मिलके बना है। जब जो सबसे छोटा आवेश होता है उसे हम मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री यूनिट, इस्तेमाल इसे लिखते हैं, जिसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। मतलब ये देखा गया, इसके अनुसार क्या हम देखें, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु ले लें, किसी वस्तु का आवेश, मान लो वस्तु का आवेश Q जो है वह क्या होता है? मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब फंडामेंटल चार्ज जिसे बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज, जो किसके बराबर होता है? मूल आवेश E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर प्रोटॉन का आवेश। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे? 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम जो फार्मूला देखते हैं, क्या देखते हैं? Q बराबर प्लस माइनस यानी अगर धन आवेश अगर दिखाई देगा, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ऋण आवेश अगर दिखाई देता है, यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं, जहां n बराबर क्या है? 0 1 2 3 10⁻6 6.25 10⁻18 आदि। हमने एक फार्मूला सीख लिया कि आवेश जो है क्वांटाइड होता है, यानी Q बराबर क्या होगा? प्लस माइनस यानी होता है। अब हम यहां से एक पढ़ सकते हैं, जैसे प्रश्न हम करें, एक क्वेश्चन आप ही से किया जाए कि एक कूलाम का क्या तात्पर्य है। जैसे प्लस एक कूलाम का क्या तात्पर्य है, कैसे बताओगे? देखो, अगर प्लस है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, अगर ऋण होता, माइनस होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। अब यहाँ हम क्या देखेंगे? हमने जो देखा, यहाँ Q बराबर क्या है? प्लस एक कूलाम है, मतलब यह आवेश जो है 0 से ज्यादा है, धन आवेश है। मतलब क्या फार्मूला है? Q बराबर n हमें क्या मिलेगा? Q/E। मतलब एक कूलाम 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करें, अगर इसको हल करें तो हम क्या देखते हैं? 6.25 10⁻18। मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं, प्लस एक कूलाम का मतलब क्या हमें मिल गया? इसकी क्या मीनिंग मिल गई? कितने इलेक्ट्रॉनों की? 6.25 10⁻18
इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होती है तो वह आवेश क्या कहलाएगा? +1 कूलम्ब कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो -1 कूलम्ब का क्या मतलब है? -1 कूलम्ब का मतलब क्या होगा? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो इस प्रकार जो है आज के लेक्चर में हम लोगों ने शुरुआत कर दिया क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हमने यह क्या सीखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। स्थिर वैद्युतिकी से लेकर के हमने आवेशन सीखा और आवेश की 2 प्रॉपर्टी में हमने दूसरा जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने सीख लिया। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को आप नोट कर लें। अब हम इसके बाद क्वांटाइजेशन के न्यूमेरिकल जो है अपने अगले लेक्चर में जो क्वांटमीकरण है इस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी के अन्य क्वेश्चन जो नीट के लिए, जी मेंस के लिए, एम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको हम लोग पढ़ेंगे। हमें विश्वास है कि यह आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे अपने मित्रों से शेयर करें, लाइक करें तथा निहारिका पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।